वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज हम महंगाई के मौजू पे बात कर रहे हैं, मगर इसी के साथ साथ जैसे कि आज एक बहुत ही ख़ास दिन है। आज मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की आज एक यौम शहादत भी है। इन्हीं के साथ साथ एक शख्सियत ऐसी भी हैं जिनका आज यौम वफ़ात है और वो एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ और ख़ूबसूरत कलाम की मतलब बहुत से खूबसूरत कलामों के हवाले से पहचाने जाने वाली एक शख्सियत हैं जिनका नाम है अज़ीज़ मियाँ। जी हाँ, अज़ीज़ मियाँ कव्वाल, जो कि 17 अप्रैल 1942 को दिल्ली में पैदा हुए। असल नाम अब्दुल अज़ीज़ है और मियाँ इनका तकिया कलाम था। आज उनका यौम वफ़ात है और ये बात सच है कि आपके जो मद्दाह हैं वो आज भी आपको याद करते हैं। आपका एक खूबसूरत जो अंदाज़ था कव्वाली का, वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। एक रिपोर्ट है हमारे पास, आइए चल के वो देखते हैं। मौजू की जानिब जिस हवाले से हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में, वक्फे से पहले अमानुल्लाह खान प्राचा साहब हमारे साथ इसी मौजू पर बात कर रहे थे और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उबैद शाह साहब, एक तज्ज़ियाकार हैं और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से हमारे प्रोग्राम में ये अपना तज्ज़िया जो है वो पेश कर चुके हैं। इनसे भी हम रहनुमाई लेते हैं। जनाब उबैद शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या बात। तो उबैद भाई, क्या आपको भी चीज़ें महंगी लगती हैं? मैंने सुना कि टीवी पे जाके बैठ के जो तजिया कर रहे होते हैं उन अपने लिए तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बात ये, आपको चिलगोज़े महंगे लगते हैं कि सस्ते लगते हैं, ये बताएं मुझे। चिलगोज़े के लिए किसी अदीब ने लिखा बड़ा खूबसूरत जुमला के पैसे इतने कमाओ कि चिलगोज़े सस्ते लगे, लेकिन मिजाज ऐसा रखो कि पेश करते हुए मौत ना पड़े। हाँ, देखिए ये अच्छी बात है। अरे नहीं, आप इतने अमीर हो जाएं कि आपको मेहमान को भी पेश करते हुए मौत ना पड़े। ये अच्छा है। तो महंगाई देखें फ़हीम भाई, महंगाई इस मुल्क में इस वक्त ऐसा मौजू है जिससे अमीर हो या गरीब कोई भी मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सका। और वैसे तो CPI इंडेक्स को कोई 6 या 7% पे गिना जाता है कि उसमें इतना इजाफा हुआ और औसतन इन्फ्लेशन जो है वो 9 पॉइंट समथिंग पे बताई जाती है, लेकिन हकीकत ये नहीं। हकीकत ये कि बाज़ चीज़ों की कीमतों में 600 गुना तक इजाफा हो चुका है। यानी अगर 5 रुपए की चीज़ आपको 50 रुपए की मिलने लगे तो आप 9% और 5% और 8% नहीं गिनेंगे। सही है। फिर तो बाज़ चीज़ों की कीमतें ऐसी हैं, मसलन कुछ अद्वियात है जो 2018 में 70 या 80 रुपए की थी, इस वक्त वो 450 रुपए में मिल रही हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ चला गया प्राइस। तो गाड़ियों की कीमतें देखें आप, गाड़ियों की कीमतें ऐसी हैं कि 2017 तक जो कीमत गाड़ी की 17 या 18 लाख रुपए थी, आज वो गाड़ी 40 लाख रुपए से ऊपर पे जा चुकी है। तो ये 9% औसतन नहीं है। महंगाई ऐसा नहीं कि इससे कोई मुतासिर नहीं हुआ या कोई तबका ऐसा भी है जो ना इससे जिस पे ना फर्क पड़ रहा हो। ये बात आप बिल्कुल हर तबके पे पड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर तबके, आपका ताल्लुक किसी भी तबके से है, आपको महंगाई का बाकायदा पता चला है कि चीजें महंगी हो गई हैं और मुश्किल हो और गया। अनप्रोपोर्शनेटली, यानी कोई सर पैर के बगैर एक चीज की कीमत चंद परसेंट, 2-4% आपको लगता है महंगी हो जाएगी। आपका दर्जी मिसाल ले लीजिए, पिछले साल कपड़ा आपका सी के दे रहा था 1000 रुपए में, तो आप समझते हैं 1100-1200 मांग लेगा, लेकिन वो मांग लेता है 1800। तो आप कहते हैं ये क्या हो गया। आप हैरान हो जाते हैं प्राइसेस का जो डिफरेंस है वो देख के कि कहाँ से एकदम जम कर गई प्राइस। सही। अच्छा सर, देखें, यही हमारा आज का मौजू भी है कि ये महंगाई आखिर क्यों इतनी बढ़ गई है। इसकी वजह जो है वो आलमी मंडियों में कीमतों का इजाफा है, उसकी वजह से हमारे यहाँ भी चीज़ों की कीमतें महंगी हुई हैं, या फिर हमारी नाकस पॉलिसियाँ हैं हमारे हुक्मरानों की, इस वजह से जो है वो चीज़ें महंगी हुई हैं। ये आज इसी हवाले से हम आपसे बात करेंगे। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। अच्छा उबैद भी, वक्फे से हम वापस आ गए हैं, तो सवाल वक्फे से पहले हमने ये किया था कि मुल्क में महंगाई की वजह ये आलमी मंडियां हैं या फिर हमारी अपनी या हुकूमती पॉलिसियां हैं। इस हवाले से आप क्या अपने ख्यालात रखते हैं?
फ़हीम भाई, बात यह है कि ये बात तो दुरुस्त है कि पूरी दुनिया में जो है वो कीमतें चीज़ों की बढ़ी हैं, बिलखुसूस अशियाए खुर्द-ओ-नोश की और अशियाए ज़रूरिया की जो घरों में रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं। उसकी वजह यह है कि लॉकडाउन्स दुनिया भर में हुए तो प्रोडक्शंस जो है वो बहुत मुतासिर हुई, और फैक्ट्री की प्रोडक्शंस भी, मिलों की प्रोडक्शंस भी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस भी। तो जब प्रोडक्शंस मुतासिर होती हैं, लोग अपने काम पर नहीं पहुंच पाते, घरों में उन्हें बंद किया जाता है, रोका जाता है, और रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं किया जाता, और मशीनें चलाई नहीं जाती हैं, और लेबर पहुंच नहीं पाती, तो जाहिर है जो चीज़ पैदा हो रही है, जो चीज़ बनाई जा रही है, वो उसकी पैदावार मुतासिर होती है। फिर जब वो लॉकडाउन के बाद का एक पीरियड होता है, प्रोडक्शन शुरू होती है, तो वो जाहिर है उन चीज़ों की जो खपत है वो मज़ीद बढ़ गई होती है, और डिमांड एंड सप्लाई का जो इकोनॉमिक फार्मूला है वो जाहिर है अपनी रंग दिखाता है अपना। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा। उसकी वाफर सप्लाई ना हो तो जाहिर है कि वो फिर उसकी वो जिनसे नायाब हो जाती है। तो लेकिन लॉकडाउन की या कोरोना की जो पिछले 1.5-2 साल से सिचुएशन है, उस सिचुएशन में भी बाज़ ममालिक में महंगाई का असर ज़्यादा हुआ और बाज़ में महंगाई का असर कम हुआ। उसकी वजूहत ये रही कि कुछ मुल्कों की पॉलिसियाँ अपने लोगों के लिए अच्छी थी, तो वो कूप अप कर पाए महंगाई के मामलात से, और कुछ ममालिक नहीं कर पाए। तो आप बांग्लादेश को देख लें या और श्रीलंका को देख लें या और दूसरे कुछ ममालिक को देख लें जहाँ इतने असरात नहीं हुए, और पाकिस्तान को देखें जहाँ इसके असरात बेतहाशा हैं, गैर मामूली हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसीज़ ऐसी नहीं रही जिनमें इस तरह के असरात से निपटा जा सकता बखूबी तौर पे। मगर सर हुकूमत तो ये क्रेडिट लेती है कि हमने ये कोविड के दिनों में तो हमारी पॉलिसीज तो ऐसी थी कि दुनिया हमारी मिसालें देती है। हाँ, अब मैं इस पर मैं चाहूँगा कि मैं आपको डिटेल में डिस्कशन हो जाए। महंगाई की देखें, बात ये है, महंगाई की बात ये है कि हमारे पास महंगाई की जो सबसे बड़ी वजह है वो इस वक्त IMF के और इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के एग्रीमेंट्स हैं। ठीक है। फाइनेंशियल पॉलिसियाँ, मसलन अभी हुकूमत जो है वो आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त ओगरा का इजलास हो रहा है जिसमें गैस के प्राइसेस जो है वो 58% बढ़ाए जाने के लिए अपील समात की जा रही है, सुई गैस की, SSGC की और दूसरे गैस कंपनियों की। तो अब आप बताइए 58% गैस की प्राइस बढ़ने जा रही है। बिजली की प्राइस का मुआहिदा कर लिया कि 4 रुपये 85 पैसे जो है वो बढ़ाई जाएगी, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए ये एग्री कर लिया है कि 4 रुपये हर माह करके 30 रुपये बढ़ाए जाएंगे इस माली साल में। अच्छा। अब 61 बिलियन रुपीस जो है वो बिजली की प्राइसेस बढ़ाकर कमाया जाएगा, और 350 अरब रुपया जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लेवी बढ़ाया जाएगा उसकी मद में कमाया जाएगा, और 350 अरब रुपए के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइज़र है और अशियाए खुर्द-ओ-नोश हैं, इनमें जो टैक्स रिलीफ था वो विड्रॉ करके कमाया जाएगा। तो आप सोचें महंगाई जाएगी कहाँ? तो इनके अलावा कोई चीजें बचती हैं मतलब जिनके ऊपर फिर बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया जाएगा उन चीजों को महंगा करने के लिए? नहीं, देखें, ऐसी तो चीज़ें कोई फ़िलहाल आप एक माचिस की डिबिया भी ले लें या 1 पाव दूध ले लें या आधा किलो आटा ले लें, उस पर भी आप काफ़ी टैक्सेशन है, काफ़ी टैक्स भर रहे हैं। लेकिन देखें, रियासत मदीना जो है ना, खान साहब कहते हैं रियासत मदीना, वो उनके लिए एक तरह से उनकी जो है वो चिड़ बन गई है, उनको छेड़ा जाता है ये नाम लेके बार बार, क्योंकि वो खुद इसका इतना नाम लेते थे। रियासत मदीना में टैक्सेशन जो होती थी ना वो अमीर पर होती थी, गरीब पर नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो टैक्स है वो अमीर तो बहुत कम दे रहा है और गरीब तो हर गरीब हर चीज़ पर दे रहा है। हवाई रह गई है जिस पर टैक्स नहीं लगा। तो हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं जिसमें हुकूमत जो है वो मजबूर है, घुटने टेके हुए हैं IMF के सामने। आप देखिए, अब हुकूमत को बरूज़मा महंगाई से, आलमी महंगाई से आप ये नहीं कह सकते कि आलमी महंगाई है इसलिए हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। ये बात ये नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों में खुद कफील हो सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में आलमी दुनिया से कट कर अपनी खुद की पॉलिसियाँ बनाकर अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों में भी आलमी बरादरी के या आलमी मंडियों के मोहताज हैं। अब आप देखिए हुकूमत की पॉलिसियों की बात देखिए, सऊदी अरब से हुकूमत ने अभी एक मुआहिदा किया $3 बिलियन के सपोर्ट फंड का, ठीक है, कि वो हमारे पास रखवाएगा ताकि हम जो है वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है मेंटेन करें। लेकिन वो मुआहिदा किया 4% पे। लोग ये कह रहे हैं, ये बातें गॉसिप है कि सऊदी अरब ने, अब मैं बरादर इस्लामी बोल के उसको कोई इस तरह की बात कहना भी नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने इसके लिए बाकायदा लॉबिंग की है कि हुकूमत पाकिस्तान हमसे ये फंड ले ले
क्योंकि 4% ऐसा रेशो है या ऐसा रेट है जो पूरी दुनिया में कहीं इस रेट पे लेन देन नहीं होता, 1% और 1.5% पे होता है। क्या हम इतने मजबूर हैं? हम मजबूर नहीं है, लेकिन देखिए आप किसी को मतलब अपनी मर्जी का इंटरेस्ट रेट तब दे सकते हैं ना जब अगला बंदा बेहद मजबूर है, आपके पास पैसे हैं, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। मैंने यही अर्ज की कि ये बातें की जा रही हैं कि ये सऊदी अरब ने इसके लिए लॉबिंग की है, हमने सऊदी अरब को खुश करने के लिए ये लोन उनसे लिया है, इस तरह की बातें की जा रही है। और इसमें तहाइफ का भी जिक्र किया जा रहा है कि हुकूमत खान साहब को बड़े कीमती और महंगे तहाइफ मिले हैं कि आप ये मुआहिदा करें, और इतना खतरनाक मुआहिदा है कि आपने आलमी सतह पर किसी भी जिम्मेदारी को डिफॉल्ट किया, किसी भी सतह पे एक दिन डिले किया, तो इसमें बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, बड़ी इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। और 72 आवर्स में ये विड्रॉ हो सकता है सपोर्ट फंड, पाकिस्तान कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। प्लस 3.8% पे $100 मिलियन का तेल रोजाना लेने का मुआहिदा किया, एक साल तक 1.2 बिलियन का, वो भी 3.8% पे किया है, कीमत से 3.8% ज्यादा पर खरीदेंगे हम। तो मैं तो ये समझ नहीं आती कि क्या ये रियासत मदीना जो बनने जा रही है ये कर्ज पे बनेगी और वो भी सूद पे? ठीक है, एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं, तो इस हवाले से जरा गाइड करिएगा। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और महंगाई से मुतल्लिक जो है वो आज प्रोग्राम में बात हो रही है जनाब उबैद शाह साहब से। वह तो वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से। आपको क्या लगता है कि हमें असल वो गलत जो फैसले थे वो कब किए गए और कब से जो है ना ये पूरी डायरेक्शन चेंज हुई है? बहुत अच्छा सवाल किया फ़हीम भाई आपने। बात ये कि देखें, हुकूमतें जब इब्तिदाई अयाम में होती हैं अपने, तो उनके पास बड़ा मौका होता है कि वो अनपॉपुलर बट स्ट्रिक्ट स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लें और गाड़ी को जो है वो सही सिमत पे गामजन करें, सही ट्रैक पर चढ़ा दें। उस वक्त उनके जो गैर पॉपुलर या सख्त फैसले होते हैं उसकी भी ज़्यादा आवाम में मुखालफत या इस्तराब और बेचैनी नहीं पाई जाती, लोग उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं। खान साहब जो थे वो कई ऐसे काम कर सकते थे इब्तिदाई अयाम में, अपने पहले 3 माह में, जो पाकिस्तान की पूरी सिमत को बदल देते। अभी शौकत तरीन साहब जो है, आप देखें उनके बयानात, उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि मईशत की गाड़ी सही सिमत में जा रही है, और उनकी बात का क्या एतबार करें कि उन्होंने 5 बार कम से कम मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा, और अब वो खुद कह रहे हैं, 3 दफ़ा कह चुके हैं कि जी 2 मिनी बजट तैयार है। तो अब देखें ना, जो फैसले खान साहब ने करने थे शुरू में, मसलन IMF के पास नहीं जाना था, खान साहब जो है वो ये पॉलिसी अडॉप्ट कर सकते थे कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं इनकम के, हम उसी के अंदर का बजट बनाएंगे, उतने ही पैसे खर्च करेंगे, और हम IMF या किसी और से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के लिए हम कोई मुआहिदा नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपना बजट बनाया, मिसाल ले लीजिए 5,800 अरब रुपए का, और आमदनी थी 4,100 अरब रुपया, तो 700 अरब रुपया उन्होंने प्रोविजन कर लिया कि हम अपने असासे बेच देंगे, नया कर्जा ले लेंगे, कुछ गिरवी, उन्होंने एयरपोर्ट्स भी गिरवी रखवाए, उन्होंने मोटरवेज भी गिरवी रखवाए, जो कुछ भी कसर बाकी थी वो उन्होंने पूरी की। जो इसाक डार साहब रखवाना भूल गए थे वो खान साहब ने रखवा दी चीज़ें। इसी तरह देखें, इतनी सख्त टर्म्स पे IMF जब आपको पैसे देता है तो वो आपसे पूछता है वापस कैसे करोगे, तुम्हारे पास क्या रिसोर्सेज है, तो आप कहते हैं जी यूं कर लेंगे वो कर लेंगे, बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं, आप ये वाले पे टैक्स लगाओ, यहाँ से रेवेन्यू हासिल करो, ये वाले पे से टैक्स रियायत खत्म करो, इधर से रेवेन्यू हासिल करो, ये करो, वो आपको पूरा प्रोग्राम देता है। अच्छा, वो हमारी बात क्यों नहीं मानते, उन्हें हम पे ट्रस्ट क्यों नहीं है IMF को? क्योंकि हमने कभी इस तरह कर्जे लेके वापस नहीं किए अपने प्लान के मुताबिक। नहीं, वापस हम करते, ट्रस्ट की बात ही नहीं है। वो कहते हैं आप हमें, आपकी कैपेसिटी नहीं है वापस करने की, ले तो लो, फिर कहाँ से दोगे, हमें प्रोग्राम बताओ। आप कहते हैं IMF शायद करते हैं, वो कहते हैं प्रोग्राम हमसे लो, हमारे पास माहिरीन की टीम बैठी हुई है, इन्होंने आपकी इकोनॉमी को स्टडी करके हम ये प्लान बनाया है, आप इस प्लान पे चलो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, इतना आपको इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा, वो आप हमें कमिट करो कि आप करोगे तो हम आपको पैसे दे देते हैं। तो आप क्या होता है कि आप अपनी इकोनॉमी पर बोझ बढ़ाते चले जाते हैं और अपने गरीब पर बोझ बढ़ाते चले जाते हैं, लोगों की सकत, लोगों की परचेजिंग पावर और लोगों की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज करते चले जाते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी कुर्बानी दे के आपने कर्ज ले लिया, ठीक है, अब वो कर्ज जब वो पैसा आया तो
उससे कोई ना कोई तो भला होगा ना, जिन लोगों के लिए वो पैसा कहाँ पे है और वो क्या उसका फायदा हो रहा है। खा गए ना सर। कौन खा- कैसे खा गए? देखें हमारे अखराजात 400 हम गाड़ियां खरीद रहे हैं, फला महकमे को दे दी जाए। 6 हेलीकॉप्टर नए खरीद रहे हैं, वो यहाँ इस्तेमाल होंगे। हम जो है वो फला चीज वो फयूं पर हम अपने इतने बड़े बड़े कर्जे हमने इनकमों के लिए लिए। और कहाँ खर्च होते हैं? ट्रेड डेफिसिट में खर्च होते हैं, एक्सपेंसेस में खर्च होते हैं, सैलरीज में यूज कर लेते हैं, फला चीज में यूज कर लेते हैं, हम अपने सब्सिडी में यूज कर लेते हैं। हम ये खा के खत्म कर देते हैं ना ये पैसे। इस पैसे से देखें नवाज शरीफ के एजेंडे में और इमरान खान के एजेंडे में यही एक फर्क है। नवाज शरीफ ने कहा, उसका उनका दावा है और वो किसी हद तक ठीक भी है कि हमने कर्ज लिया तो हमने एसेट्स बनाए। हमने ट्रेन चला दी, ट्रेन एक असासा है, बना दी हमने एयरपोर्ट्स बना दिए नए। इस्लामाबाद लॉस में ट्रेन, उसके बारे में कहते हैं लॉस तो ऑपरेटिंग की बात है ना, बट इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया ना। ठीक है, हाँ, सही है। आपने ट्रैक बना दिया, ट्रेन लाके चला दी, आपने मोटरवे बना दिया, आपने ग्रीन लाइन बना दी, आपने पावर प्लांट्स लगा दिए, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क बना दिया। आप वो कहते हैं हमने एसेट्स बनाए, ये कहते हैं तुमने कमीशन कमाया उन एसेट्स में। इसलिए बनाए कि तुमने कमीशन कमाया। तुमने 200 अरब रुपए का ठेका दे दिया, 10% किकबैक ले लिया। तुमने हाईवे बना दिया 150 अरब रुपए का, तुमने इसमें कमीशन ले लिया। वो सब ठीक है, लिया बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एसेट्स फिर भी डेवलप तो किया। आप तो एसेट्स ही नहीं बना रहे कोई। आपने 2 स्कूल नहीं पूरे मुल्क में बनाए नए, आपने 1 यूनिवर्सिटी पूरे मुल्क में नहीं बनाई। वो आगाज में वो यकसा तालीमी निजाम के ऊपर बातें हो रही थी और वो बहुत बड़ा कारनामा था खान साहब का, बहुत बड़ा कारनामा था। और हमें बड़ा वो था, बड़ी होप थी कि खान साहब जो है ना, ये अपने दौरे हुकूमत में ये काम कर सकते हैं, कोई और शायद इस पे हाथ डाले न डाले, खान साहब कर लेंगे। ये महंगाई के मामले को काबू करने के लिए भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी ये होती है कि आप अपनी जो मैन पावर है उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको स्किल करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो वो क्या करती है कि वो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री में जाती है और छोटे छोटे वेंचर्स में जाती है, स्टार्टअप्स में जाती है जो ट्रेंड स्किल होती है, और वो ग्रो करती है और आप उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं और अपने यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी भी आती है और आपका चेंज भी आता है। लेकिन खान साहब ने इस पर कोई काम नहीं किया। खान साहब पहले कहते थे कि जी मैं जंगला बस नहीं बनाऊंगा, मैं लोगों पर इन्वेस्टमेंट करूंगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, लोगों पे कोई प्रोग्राम नहीं। नवाज शरीफ कामयाब नौजवान प्रोग्राम जिसमें पता नहीं हजारों लोगों को जो कर्जे दिए गए हैं नौजवानों को कि उनका करियर बेहतर हो सके या कोई कारोबार कर सके हो, तो इस पूरे प्लान को, ये लंगर खाने वाले जो एहसास प्रोग्राम और ये सारे यहाँ पे बड़ी तवज्जो रही है जो शायद माजी में हुकूमतों ने नहीं किया है। वक्फा लेते हैं, वक्फे से वापस आते हैं। तो जो इस हुकूमत के जो प्लान से वो कितने इफेक्टिव हैं और आइंदा आने वाले सालों में कितने इफेक्टिव रहेंगे, इस पे बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में जनाब उबैद शाह हमारे साथ हैं। बात हो रही है महंगाई के मौजू पे कि मुल्क में महंगाई की वजह आलमी मंडी है या हुकूमती पॉलिसी। अच्छा, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। आपने कहा कि मतलब हमने बाहर से कर्ज लिया है अपने सारे एक सर्कल को, सिस्टम को चलाने के लिए। ऐसी वो मैं अभी जो, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात भी आ गए, इस हुकूमत की पॉलिसीज़ की भी बात कर रहे थे हम लोग, तो आपको क्या लग, आप तज्ज़ियाकार होने की हैसियत से क्या मशवरा देना चाहेंगे इस हुकूमत को कि इन्हें 1 साल और ये कुछ अर्सा जो इनके पास बाकी है, इसमें कुछ ऐसा काम, ये काम कर जाएं कि इनके लिए कल को कुछ बचत हो जाए? देखें फ़हीम भाई, जो अहम फैसले थे या इस्लाहात थी वो तो शुरू के दिनों में ही करनी थी। जब उसका वो आगाज़ करते तो रैप अप कर सकते थे अपने टाइम के अंदर। मसलन पुलिस का महकमा है, खान साहब कुछ नहीं कर पाए, वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था। इसी तरह अदालती निज़ाम है, जुडिशल सिस्टम सारा है, कुछ भी नहीं कर पाए, वही की वही हालत है। और इसी तरह जो है FBR है, खान साहब ने यहाँ तक किया भड़क मारी कि मैं नया FBR बनाऊंगा, नया इदारा बनाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाए, वैसे ही है। बेतहाशा करप्शन है, बेतहाशा चोरी है, कोई इस्लाहात नहीं कर सके। इसी तरह लैंड का, लॉज का जो निज़ाम है, ज़मीनों का, लैंड रेवेन्यू का, कोई इस्लाहात नहीं ला सके। ज़मीनों पर बेतहाशा कब्जे हैं। अभी खान साहब ने बयान दिया कि 5,500 अरब की सरकारी अराजी पे कब्जा है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। तो अपनी ज़मीन पे कब्जा है? जी हाँ, सरकारी ज़मीन पे। कितना बड़ा रिसोर्स है, 5,500 अरब। वाओ। तो आप सोचें
सिंध में अभी एक रिपोर्ट जमा कराई गई है सुप्रीम कोर्ट में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कि 75,000 एकड़ जमीन पर कब्जा है सरकारी अराजी पे। सरकारी जमीन पे 75,000 एकड़। एक दूसरे की जमीनों पे कब्जे वो अलग है। वो तो लैंड रिफॉर्म्स कोई आई नहीं ना। हाँ। जमीन के जो कवानीन है उनमें सिक्कम है बहुत ज्यादा। तो खान साहब कोई, मैं समझता हूँ एक साल में आप कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ महंगाई पर अगर आप फोकस करना चाहें, सिर्फ महंगाई के हवाले से बात करना चाहें, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं मशवरा दूं खान साहब को कि बराए मेहरबानी खुदारा आप रहम करें और पेट्रोल की कीमतें और बिजली की कीमतें जो है ना, इनको अब और ना बढ़ाएं, तो आप लोगों को रिलीफ दे देंगे। इसके लिए आप रिलीफ पैकेज 2 मिनट में मैं रिलीफ पैकेज का चाहूंगा कि आपके सामने एक तज्जिया पेश करूं। खान साहब ने 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया है लोगों के लिए कि 20 अरब 6 माह में खर्च होंगे, वो सब्सिडी दी जाएगी, रियायत दी जाएगी। 2 करोड़ लोग इससे फायदा उठाएंगे, 20 अरब रुपए महीना। अब आप इसका तिया पांचा वैसे ही कर लें, 20 अरब रुपए 2 करोड़ लोगों पे खर्च करते तो कितने रुपए बनते महीने के? आप लगाइए, कैलकुलेट कीजिए। बहुत कम बनते हैं। तो अगर एक आदमी को, एक खानदान को आप महीने का रिलीफ देंगे, मिसाल ले लीजिए 400 रुपए का, 400 रुपए का ये कैसा रिलीफ होता है? तो और पेट्रोल प्राइस आपने 350 अरब रुपए बढ़ा के लेने, तो आप खुदारा ऐसा रिलीफ न दे। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मेहरबानी करें, बस यही मेरी दरखास्त है, यही मेरी गुजारिश है। बस कम से कम घर के किसी एक फर्द को मोबाइल का बैलेंस जो है ना वो रिलीफ में मिल जाएगा, है ना? और तो कुछ नहीं हो सकता इन पैसों से। आप कह सकते हैं। चले, हम उम्मीद कर सकते हैं, बल्कि उम्मीद करते हैं, अच्छा गुमान करते हैं कि आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हुकूमतों को वाकई थोड़ी संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है और हम सबको ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। मुखलसीन की बड़ी ज़रूरत है। खान साहब को अपने इर्द गिर्द भी मुखलसीन की बड़ी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच उबैद साहब, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म की तरफ आ चुका है। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।